यूक्रेन ने नया हथियार पेश किया जो रूसी मोर्चों पर तबाही मचा रहा है। पूर्वी डोनबास पर हमला करने के बाद से इस श्रेणी के ग्राउंड रोबोट्स जीवित रहने का प्रतीक और मॉस्को के लिए एक बड़ा दुस्वप्न बन गए हैं। पहली नज़र में यह हथियार कम और एक चलती फिरती टूल बॉक्स ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी यही सादगी इसे अजेय बनाती है। आइए जाने यूक्रेन ने इसे कैसे बनाया, यह क्या कर सकता है और क्यों यह युद्ध के मैदान पर संतुलन बदल रहा है। इस मशीन का महत्व समझने के लिए पहले उस युद्ध के मैदान की कल्पना करें जिसने इसे जरूरी बनाया। 2024 की शुरुआत से रूस लगातार हमले कर बढ़त पाने की कोशिश कर रहा है। दबाव मुख्य रूप से डोनेट्स्क, कोपियांस्क और अदीवका पर रहा है। इन जगहों को पहले ही एक बार तबाह कर दिया गया था, फिर इन्हें सड़कों से नहीं बल्कि खाइयों से दोबारा बनाया गया। अब वही इलाके एक बार फिर से निशाना बनाए जा रहे हैं। हफ्ता दर हफ्ता रूस लड़ाई में और ज्यादा सैनिक और ज्यादा मशीनें और ज्यादा हथियार झोंक रहा है, इस उम्मीद में कि लगातार दबाव आखिरकार यूक्रेन की रक्षा को तोड़ देगा। क्रेमलिन की रणनीति बेरहमी भरी और सीधी है। सबसे पहले वे इलाके को तोपों से भर देते हैं, फिर वे जो कुछ भी बचा है उस पर हमला करने के लिए पैदल सेना की लहरें भेजते हैं। अगर यह नाकाम हो जाता है तो वे इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। यह थकावट की जंग है जिसमें देखा जाता है कि ताकत, गोला बारूद या मनोबल पहले खत्म होता है। यूक्रेन के लिए ऐसी जंग लड़ना मुश्किल है क्योंकि सेना छोटी है, गोला बारूद कम है और हर सैनिक अहम है। रूस की मीट यूनिट्स के मुकाबले लॉजिस्टिक्स एक बोझ बन गया है क्योंकि सामान पहुंचाना खतरनाक और धीमा है। काफिले खुले इलाकों से धीरे धीरे गुजरते हैं जिनकी ड्रोन और सैटेलाइट से लगातार निगरानी होती है। सैनिकों की अदला बदली में समय लगता है और देरी खतरा बढ़ाती है। सप्लाई रन भी सेकंडों में जानलेवा हो सकता है। मेडिकल स्टाफ को घायलों तक पहुंचने में खुले इलाके, निगरानी और अचानक हमलों जैसे वही खतरे झेलने पड़ते हैं। मूल रूप से युद्ध का मैदान किसी भी धीमी दिखने वाली या अनुमानित चीज को सजा देता है। यह फिर से वाइल्ड वेस्ट जैसा है, बेरहम और माफी न करने वाला। इसी कारण यूक्रेन को खुद को ढालना पड़ा। रूस के हर हमले का जवाब वैसे देने की बजाय उसने अलग तरह से सोचना शुरू किया। हर चुनौती एक पहेली बन गई। आप बिना दिखे सामान कैसे पहुंचाएं? आप अपने लोगों को उजागर किए बिना हमला कैसे करें? जब दुश्मन ऊपर से सब कुछ देख सकता है तो आप आगे कैसे बने रहते हैं? इसका जवाब और ज्यादा टैंक या ज्यादा सैनिक नहीं था, बल्कि रचनात्मकता थी। यही से यूक्रेन की ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। शौकिया ड्रोन की भनभनाहट अब युद्ध के मैदान की मशीनों के इकोसिस्टम में बदल गई है। कुछ टोही, कुछ बम गिराते, कुछ जासूसी और अब कुछ रेंगते भी हैं। यही हमें उस नए हथियार तक लाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसे कॉकरोच नाम दिया गया है। यह यूक्रेन का नई पीढ़ी के युद्ध में नया डिजाइन है। उनके शानदार स्काई ड्रोन से अलग यह ग्राउंड रोबोट खतरनाक इलाकों से निपटने के लिए बना है जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए। यह सरकारी लैब में नहीं बना था, बल्कि गैराज, बेसमेंट और वर्कशॉप्स में इंजीनियरों, छात्रों और स्वयं सेवकों ने बनाया, जो सैनिकों को सप्लाई पहुंचाते हुए मरते देख थक गए थे। पहली नजर में यह खास नहीं लगता, छोटा 4 पहियों वाला है और चलती टूल बॉक्स जैसा दिखता है, लेकिन उसके नीचे वह साधारण ढांचा यूक्रेन के युद्ध के सबसे होशियार औजारों में है। आधिकारिक तौर पर इसे यूजीवी या अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल कहा जाता है युद्ध के मैदान में। हालांकि सैनिक इसे कॉकरोच कहते हैं क्योंकि कीड़े की तरह इसे मारना बहुत मुश्किल है। इसे मारो, जलाओ या दबा दो, फिर भी ये बढ़ता रहेगा। कठिन जगहों पर जीने के लिए यही चाहिए। कॉकरोच के कई मॉडल हैं और हर एक किसी खास चीज में माहिर है। आमतौर पर हर यूनिट 200 किलोग्राम तक गोला बारूद, खाना, पानी या मेडिकल सप्लाई ले जा सकती है। यह 20 किमी घंटा की रफ्तार से चलता है, जरूरी सामान पहुंचाने के लिए तेज है और इतना छोटा है कि खाइयों या गड्ढों में छुप सकता है। ऑपरेटर छुपा रहता है और रिमोट से वीडियो गेम की तरह कंट्रोल करता है। सामने कैमरा लाइव फीड भेजता है। इसे अक्सर हवाई ड्रोन के साथ जोड़ा जाता है ताकि इसे युद्ध के मैदान का पूरा दृश्य मिल सके। हर यूनिट अलग दिखती है क्योंकि इन्हें उपलब्ध सामग्री से ही बनाया जाता है। कुछ को कबाड़ या कार के दरवाजों से बख्तरबंद किया गया, कुछ हल्के व शांत रहने के लिए प्लास्टिक खोल का उपयोग करते हैं। पुराने मोटर, स्टील की प्लेटें, कबाड़ से निकली बैटरियां और जो कुछ भी काम आ सके उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी का उद्देश्य यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाना है। सबसे खतरनाक काम खुद करना। कॉकरोच मॉड्यूलर है, एक रात खाना या दवाइयां पहुंचा सकता है, अगली रात घायल सैनिक की जान बचा सकता है। इसकी बहुपर्ता बेजोड़ है। कार्गो मॉड्यूल बदलकर इसे गोला बारूद वाहक बनाया जा सकता है जो मोर्चे पर गोलियां पहुंचाता है।
इंजीनियर कैमरे, सेंसर, संचार उपकरण या यहाँ तक कि विस्फोटक और हल्के हथियार भी जोड़ सकते हैं। मूल रूप से यह मिशन की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। और सबसे बड़ी बात, अगर यह नष्ट हो जाता है तो इसे सस्ते में और आसानी से बदला जा सकता है। अगर यह बच जाता है तो आप इसे ठीक करते हैं और फिर से भेज देते हैं। ऐसी लचीलापन युद्ध में अनमोल है, जहां हर संसाधन मायने रखता है और छोटी बढ़त हालात बदल सकती है। और अगर हम उस जमीनी बढ़त की बात करें तो यूक्रेन ने ब्रेव 1 और रक्षा मंत्रालय के जरिए कई ग्राउंड रोबोट्स को तेजी से औपचारिक रूप से फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल के लिए भेज दिया है। इन्हें बड़ी संख्या में खरीदकर फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है, जहां ये बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इनमें 4 खास हैं। तरहान 2 के योर कॉकरोच सबसे अग्रणी हल्के रोबोट्स में से है। कीमत करीब $3000 प्रति यूनिट। यह 20 किमी तक पहुंचता है और क्विक स्वैप सेटअप से मिनटों में स्काउट से मालावाहक बन सकता है। इसका बड़ा भाई तरहान 200 कंधों और 200 किलो वजन के साथ भारी मैन्युअल माल वाहनों की जगह ले रहा है। फिर है टांचुक या टैंक, जो उबड़ खाबड़ जमीन व भारी वजन के लिए बना ट्रैक वाला जानवर है। बर्वी स्टॉर्म सबसे भारी काम करता है, जिसमें अधिकतम वजन उठाना और गोलाबारी के बीच घायलों को बाहर निकालना शामिल है। यूक्रेन रिपोर्ट्स और रक्षा मंत्रालय इन रोबोट्स को असली असर का श्रेय देते हैं। जनरल स्टाफ की गणना अनुसार रोबोटिक सिस्टम्स वाली यूनिट्स में हताहत 30% तक कम हुए। अगर आप मुझसे पूछें तो यह काफी प्रभावशाली है। पारंपरिक सैन्य उपकरणों के विपरीत, जिन्हें विकसित करने में सालों और करोड़ों लग जाते हैं, कॉकरोच कुछ ही हफ्तों में विचार से युद्ध क्षेत्र तक पहुंच जाता है। डिजाइनर योजनाएं साझा करते हैं, सैनिक प्रतिक्रिया देते हैं, इंजीनियर सुधार करते हैं। यह सिर्फ मशीन नहीं बल्कि विकसित होता हथियार है। ऐसे युद्ध में जहां धीमापन दंडित होता है, गति यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इन रोबोट्स को बिना योजना के नहीं भेजा जाता। छोटी टीमें, आमतौर पर 3-4 लोग, बेसमेंट या शेल्टरों में बैठकर इन्हें कंट्रोलर्स से चलाते हैं, जो वीडियो गेम कंट्रोलर्स जैसे दिखते हैं। एक व्यक्ति रोबोट के कैमरा फीड पर नजर रखता है, दूसरा ऊपर उड़ रहे एरियल ड्रोन को ट्रैक करता है और तीसरा दुश्मन की रेडियो बातचीत सुनता है। यह समन्वित काम है जो दबाव में होता है और मशीन को प्रभावी बनाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। एरियल ड्रोन ऊपर से रोबोट की आंखों की तरह काम करते हैं। वे मलबे और टूटी सड़कों पर मंडराते हैं, जिससे ऑपरेटर जान पाते हैं कि खतरे कहाँ हैं और कौन सा रास्ता सुरक्षित है। कॉकरोच ड्रोन फीड पर दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करता है, मलबे, खंडहरों और प्राकृतिक आवरण का उपयोग करके छुपा रहता है। अगर ऑपरेटर को नजदीक से देखना है तो वे रोबोट के कैमरे पर स्विच कर सकते हैं। यह 2 स्तरीय तरीका एक सामान्यतः जोखिम भरे सप्लाई रन को एक सावधानी पूर्वक निर्देशित ऑपरेशन में बदल देता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश मिशन 30 मिनट से कम समय में पूरे किए जाते हैं, ताकि रोबोट रूसी निगरानी और तोपखाने की पहुंच से बाहर रहे। ऑपरेटर रात या सुबह सुबह चलते हैं, जब थर्मल इमेजिंग कमजोर होती है या छायाएं सुरक्षा देती हैं। वे हर रास्ते की योजना बनाते हैं और दुश्मन की गश्त या ड्रोन से बचने के लिए खुली सड़कों से दूर रहते हैं। मशीनें खुद व्यावहारिक और मजबूत होती हैं। कुछ को इलाके में छिपाने के लिए तिरपाल से ढका गया है, कुछ को गोलाबारी से बचाव के लिए लोहे से मजबूत किया गया है। पहिए मलबे कीचड़ पर आसानी से चलते हैं और बैटरियां मैदान में जल्दी बदली जा सकती हैं। मोटर या नियंत्रण प्रणाली खराब होने पर कुछ मिनटों में विकल्प लगाया जा सकता है। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता और दोहराव है। एक को खो देना और उसे बदलना इंसान ऑपरेटर को जोखिम में डालने से सस्ता है। मिशन हमेशा आसानी से नहीं चलते। गोले गिर सकते हैं, कैमरे खराब हो सकते हैं, कभी रोबोट खो जाता है, लेकिन टीमें आगे बढ़ती हैं। स्पेयर पार्ट्स और रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार रहते हैं। हर असफलता सबक है, हर सफलता सिस्टम को मजबूत करती है। तो रेत इश्क के बाहर एक रात इसका उदाहरण है। पिछली शरद ऋतु 20वीं ऑपरेशनल ब्रिगेड की एक टुकड़ी 2 दिन से फंसी थी, जब रूसी तोपखाने ने उनकी सप्लाई रोड को तबाह कर दिया। हर सैनिक के पास कुछ ही गोलियां बची थीं और मेडिकल स्टाफ के टॉर्निकेट भी खत्म हो गए थे। अगर कोई दौड़ता तो उसे मिनटों में देख लिया जाता। कॉन्स्टेंटिनेवका में ऑपरेटरों ने एक बेसमेंट से कॉकरोच को 6 किमी रेंगने भेजा। वो पेड़ों के साथ चला, गिरी, छतों के नीचे रुका और रूसी एफपीवी ड्रोन के गुजरने का इंतजार किया। 70 मिनट बाद वह दस्ते तक पहुंचा। 155 मिमी के गोले और प्लाज्मा बैग मिलाकर 180 किलोग्राम गिराया, फिर पिकअप पॉइंट लौटा।
दस्ते ने 4 दिन तक जगह संभाली और बाहर निकलने से पहले 2 रूसी बीएमपी नष्ट किए। यह अकेली कहानी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जून में 13वीं खटिया ब्रिगेड की एक कार्रवाई से अनुभवी मेडिकल स्टाफ चौंक गए। बस एक नजर डालिए। बखमुत के पास रात के हमले में उनके एक आदमी की टांग में सर्रपने लगा और उनकी पोजीशन घिर गई। कोई भी वाहन पास नहीं आ सकता था और उसे पैदल ले जाना ड्रोन की जद में आना था। तो टीम ने टरहान धोखे का सहारा लिया, जो उनका भरोसेमंद कॉकरोच था। उन्होंने सैनिक को फ्लैट कार्गो बेड पर लिटाया, उसे अच्छी तरह से बांधा और रोबोट को 12 किलोमीटर की दूरी पर भेज दिया। गोले के गड्ढों, ढही खाइयों और एक बारूदी सुरंग क्षेत्र से, जिसे रूसियों ने सील समझा था। ऑपरेटर 2 किलोमीटर पीछे एक तहखाने में बैठा था, लाइव फीड के जरिए उसे नियंत्रित कर रहा था, जबकि ऊपर एक ड्रोन खतरों पर नजर रखे हुए था। कॉकरोच एक जली हुई ट्रक के नीचे रुक गया जब एक रूसी एफपीवी उसके पास से गुजरा, और फिर वह आगे बढ़ गया। 90 मिनट बाद वह पिकअप पॉइंट पहुंचा। मेडिकल स्टाफ ने घायल को उठाया, टॉर्निकेट लगाया और फील्ड अस्पताल ले गए। उसकी टांग बच गई। रोबोट को कुछ खरोंचें आई, पहिया टूटा, लेकिन 2 दिन बाद फिर काम पर लौटा। वो एक बार की बात, इत्तेफाक नहीं थी। खतिया अब हर मुश्किल काम में ग्राउंड रोबोट्स का उपयोग करता है। ईवैक और दूसरी टीमें भी यही तरीका अपना रही हैं। एक सस्ती मशीन ने ही बहुत जोखिम का मतलब ही बदल दिया। ऐसी कहानियां छोटी शुरू होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जिन यूनिट्स ने देखा कि कॉकरोच ने उनकी पोजीशन बचाई, वे भी अपनी मांग करने लगे। डीएनईप्रो और खार्किव में वॉलंटियर वर्कशॉप्स ने उत्पादन बढ़ा दिया। जमीनी स्तर के मेकर्स, सरकारी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल प्रोग्राम्स और छोटी डिफेंस स्टार्टअप्स ने वॉलंटियर्स के काम को आगे बढ़ाने में मदद की। ब्रेव वन और टर्मुलेंट ने पार्ट्स सप्लाई, फील्ड टेस्ट और छोटे बैच प्रोडक्शन की मदद से गैराज प्रोटोटाइप से फ्रंट लाइन यूनिट तक का सफर तेज किया। सैनिकों के लिए यह ग्राउंड रोबोट एक जीवन रक्षक है। कॉकरोच को वास्तव में शक्तिशाली बनाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि यह क्या नष्ट करता है, बल्कि यह है कि यह क्या दर्शाता है। यह युद्ध की बुनियादी गणित को बदल देता है। रूस अपनी सेनाओं को स्थानांतरित करने और उन्हें बख्तरबंद करने में करोड़ों खर्च करता है, जबकि यूक्रेन इसका मुकाबला एक ऐसी मशीन से करता है जिसकी कीमत एक तोप के गोले से भी कम है। हर सफल मिशन दुश्मन के बजट और सेना को थका देता है, जिससे असंतुलन बढ़ता है। रूस इसे लंबे समय तक नहीं झेल सकता। क्षेत्रीय सरकारें भर्ती होने वालों के लिए साइनिंग बोनस कम कर रही हैं, रक्षा खर्च सख्त हो रहा है और प्रतिबंध तेल से होने वाली आमदनी को रोक रहे हैं। क्रेमलिन युद्ध को फंड करने के लिए अपने भंडार जला रहा है, जबकि यूक्रेनी नवाचार उस पर भारी पड़ रहा है। हर कॉकरोच मिशन सिर्फ सामरिक जीत नहीं, यह मॉस्को के लिए आर्थिक झटका भी है। कीव लगातार दबाव बनाए हुए है। इनवॉइसेस की जंग ने बेसमेंट और ऑटो शॉप्स को माइक्रो फैक्ट्रियों में बदल दिया है, जैसा यूक्रेनी इंजीनियर कहते हैं। 3D प्रिंटर स्पेयर पार्ट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने नौकरशाही को बदल दिया है। पहले जो काम महीनों में होता था, अब रातों रात हो जाता है। यह स्केल की इकोनॉमी नहीं है, यह स्पीड की इकोनॉमी है, और यही इसकी असली शांत ताकत है। रूस भारी मशीनों के लिए ईंधन जलाता है, जबकि यूक्रेन हल्का, सस्ता और अनुकूल रहकर जीतता है। मैदान की रिपोर्ट्स के अनुसार फोर्ट्रेस बेल्ट में सप्लाई रन की सफलता दर 70% है, ट्रकों के लिए सिर्फ 20%। ब्रिगेड के मेडिक्स के मुताबिक हर 3 मिशनों में एक रोबोट खोता है, लेकिन हर मशीन औसतन 2 इंसानों की जान बचाती है। कमांडरों ने देखा कि कॉकरोच सप्लाई और इवैक्यूएशन सफलतापूर्वक संभाल रहा है, तो उन्होंने नया सवाल पूछा, अगर रोबोट गोला बारूद और मेडिक्स सुरक्षित पहुंचा सकता है, तो क्या उसे हमले के लिए भी बनाया जा सकता है? यह विचार कॉकरोच को सप्लाई म्यूल से हथियार में बदल देगा। शुरुआत में बदलाव छोटे और सावधानी पूर्वक हुए। इंजीनियरों और स्वयं सेवकों ने भारी सामान उठाने और संवेदनशील हिस्सों को छर्रों से बचाने के कई तरीके आजमाए। उन्होंने देखा कि क्या रोबोट गोलाबारी में भी काम कर सकता है और लौट सकता है। फिर किसी के दिमाग में एक सीधी, भयानक लेकिन हालात के हिसाब से बहुत समझदारी भरी सोच आई। अगर आप रोबोट पर सामान रख सकते हैं तो विस्फोटक भी रख सकते हैं। अगर आप उसे दुश्मन की पोजीशन के पास तक ले जा सकते हैं, तो उस विस्फोटक को बिना किसी के पास गए ही फोड़ सकते हैं। इसने सप्लाई ड्रोन को हथियारबंद यूजीवी बना दिया, जो अब कई आकारों में उपलब्ध हैं। कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि वे पास जाकर खुद को उड़ा लें, जैसे रिमोट चार्ज जो बारूदी सुरंग या खाई पार करते हैं। कुछ दूसरे ऐसे उपकरण ले जाते हैं जो वाहनों को निष्क्रिय कर सकते हैं या सैनिकों के समूह के पास विस्फोट कर सकते हैं।
जब एक सस्ता रोबोट किसी महंगे वाहन को बर्बाद कर सकता है या एक दस्ते को खत्म कर सकता है तो युद्ध का गणित बदल जाता है। $2000 की मशीन $4 मिलियन के वाहन को नष्ट कर सकती है। यह पोजीशन कम जोखिम और योजना में इंसानी हमले से जल्दी खत्म हो सकती है, जिससे लागत में भारी असंतुलन आता है। जमीन पर कमांडरों के लिए जोखिम और इनाम की गणना होती है। सैनिकों को मौत के इलाकों में भेजना जान और मनोबल के लिए महंगा है। इसके मुकाबले एक रोबोट को भेजना जिसे खोने की उम्मीद हो, बहुत छोटी कीमत चुकानी पड़ती है। यह बदलाव कमांडरों को हमले और कब्जे की रणनीति पर फिर सोचने को मजबूर करता है। धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ो, नहीं तो कम लागत वाले रोबोटों के झुंड से टकराने का खतरा है, जो विस्फोट कर सकते हैं या आपके उपकरण को निष्क्रिय कर सकते हैं। इसका असर शारीरिक और मानसिक दोनों है। जैसे ड्रोन फोबिया होता है, वैसे ही अब रूसी सैनिक भी जमीन पर नई सतर्कता से चलते हैं। वे नो मैंस लैंड में जाने वाली चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं। सैनिक अब उन जगहों से हिचकिचा रहे हैं जहां पहले आत्मविश्वास से जाते थे। हिचकिचाहट महत्वपूर्ण होती है। युद्ध आमतौर पर उसी के पक्ष में जाता है जो तेज और दृढ़ कार्रवाई करता है। जब सैनिक रोबोटों की जांच के लिए रुकते हैं तो गति रुक जाती है और हमला करने की योजनाएं बिखर जाती हैं। जो एक तेज धक्का हो सकता था, वह एक सतर्क और धीमी प्रक्रिया बन जाती है। हथियारों का उपयोग नवाचार को बढ़ावा देता है। यूक्रेनी पक्ष में भी टीमें सेंसर और साधारण ट्रिगर के साथ प्रयोग करने लगीं ताकि रोबोट्स को एक साधारण तरीके से और स्मार्ट बनाया जा सके। ऑपरेटरों ने ध्यान भटकाने के लिए एक मॉडल भेजा, जबकि हथियार बंद मॉडल दूसरी दिशा से चुपचाप जाता था। उन्होंने हवाई, ड्रोन और जमीन पर चलने वाले रोबोट्स को मिलाकर इस्तेमाल किया ताकि एक ध्यान आकर्षित करे और दूसरा असली नुकसान पहुंचाए। युद्ध का मैदान छोटे छोटे मशीनों का एक सिस्टम बन गया जो मिलकर काम करते थे, और हर एक ऐसा काम करता था जो इंसानी शरीर सुरक्षित रूप से नहीं कर सकता था। 1 फरवरी की सुबह कोपियांस्क के पास रूसी मोटर टुकड़ी ने यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड द्वारा कब्जा की गई पेड़ों की लाइन पार करने की कोशिश की। यूक्रेनी स्काउट्स ने टुकड़ी को जल्दी देख लिया। 8 BTR और 2 T-70 ढीली फॉर्मेशन में बढ़ रहे थे। तोपखाना रेंज से बाहर था, इसीलिए ड्रोन ऑपरेटर तुरंत हरकत में आ गए। FPV ड्रोन और जमीनी इकाइयों ने मिलकर तेज प्रतिक्रिया दी, जिससे आगे चल रहे वाहनों को रोक दिया गया और पूरी टुकड़ी खुलकर सामने आ गई। यूक्रेनी मोर्टारों के हमले में सूरज निकलने तक कई रूसी वाहन तबाह हो गए। रक्षकों ने मजबूती से मोर्चा संभाली और तकनीक से ताकत दिखाई। रूस ने इसे नोटिस किया। कुछ ही हफ्तों में रिपोर्टों में नए प्रतिरोधी उपाय दिखे। सैनिकों ने खाइयों पर धातु के पिंजरे वेल्ड किए ताकि रोबोट फंस जाएं। गश्ती दल इलेक्ट्रॉनिक्स खराब करने को EMP ग्रेनेड ले जाने लगे। फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन घास में सपाट रखे गए थे, जो किसी भी घूमती चीज पर हमला करने के लिए तैयार थे। इनमें से कोई भी तरीका पूरी तरह से कारगर नहीं था। पिंजरों से गति कम हुई और यूक्रेनी स्नाइपर्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट बने। EMP की रेंज कम थी और फाइबर ड्रोन को सही जगह रखना जरूरी था। फिर भी वे अक्सर चूकते थे। यूक्रेन ने जवाब दिया। कुछ दिनों में कॉकरोचेस ने पिंजरों पर चढ़ने के लिए ट्रैक पा लिए। नए वर्जन ने अंतिम 100 मीटर के लिए वायर्ड कंट्रोल लिया। जैमिंग से सुरक्षा के लिए रूसी उपाय थोड़े समय तक कारगर रहे, लेकिन यूक्रेन ने जल्दी बदलाव कर लिए। आंकड़े खुद सब बताते हैं। बसंत तक यूक्रेन ने डोनबास में सैकड़ों कॉकरोच ग्राउंड रोबोट तैनात किए थे। ये मशीनें सस्ती और बलिदान योग्य कटे हुए दस्तों को फिर से आपूर्ति करने और रूसी गतिविधियों को बाधित करने में मदद करती थीं। ये सभी सीधे युद्ध के लिए नहीं हैं, लेकिन इन्होंने वाहनों की हानि और पैदल सेना की प्रगति को कुपियांस्क जैसे क्षेत्रों में धीमा किया है। यूक्रेनी कमांडरों के अनुसार झुंड में काम करने वाले ड्रोन से रूसी टोह कम हो गई है। तिलचट्टा अकेले लड़ाइयां नहीं जीतता, लेकिन यह गति को धीमा करने में मदद करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तिलचट्टा अजेय है। हमले में भी यह केवल एक कुंद हथियार है। कई तिलचट्टे तोपखाने और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप में खो जाते हैं, पर मुद्दा पैमाने का है। यूक्रेन ऐसे दर्जनों रोबोट मैदान में उतार सकता है, कभी कभी सैकड़ों भी, क्योंकि इन्हें बनाना सस्ता और तेज है। नुकसान की उम्मीद रहती है और इनके बावजूद काम चलता रहता है। यह क्षरण मॉडल यूक्रेन की मौजूदा जरूरतों के अनुसार है, क्योंकि अन्यथा सैनिकों की हानि और मोर्चों का ढहना तय है। यहाँ नैतिक और कानूनी सवाल हैं। बचाव मंच को हथियार बनाना युद्ध के नियमों और बढ़ती स्थिति पर मुश्किलें खड़ी करता है। ये मशीनें स्वचालित या रिमोट से चलती हैं, उनमें चेतना नहीं होती। हथियार बनाने का निर्णय इंसान लेते हैं। यह बात युद्ध के तरीके को बदल देती है और नागरिक पर्यवेक्षकों को दोनों पक्षों की कार्रवाइयों का मूल्यांकन करने का तरीका भी बदल देती है। फिलहाल
जमीन पर मौजूद कई लोगों के लिए जिंदा रहने की मजबूरी ने उन बहसों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वे बहसें असली हैं और मायने रखती हैं। आखिरकार इस आविष्कार ने अकेले ही हालात नहीं बदल दिए, इसने अकेले ही युद्ध नहीं जीते। इसने जो किया वह यह था कि इसने संतुलन को छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से झुका दिया। इससे यूक्रेनी सैनिकों का जोखिम घटा और रूसी कमांडरों की हमले की लागत बढ़ गई। इसने युद्ध का एक नया स्तर बना दिया, जहां सस्ते मशीनें महंगे रणनीतियों को बेअसर कर सकती हैं। और एक बार जब किसी पक्ष ने इस तरह का अनुकूलन कर लिया तो उसे पलटना मुश्किल हो जाता है, और यूक्रेन के बाहर के लोग भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। सैन्य योजनाकार, रक्षा विश्लेषक और तकनीकी नव प्रवर्तक इसे ध्यान से देख रहे हैं। पोलैंड यूक्रेनी ड्रोन रणनीति सीख रहा है और नाटो विशेषज्ञ देख रहे हैं कि ग्राउंड रोबोट युद्ध क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स कैसे बदल सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में जो शुरू हो रहा है वह वहीं तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। जो डिजाइन आज मलबे में रेंग रहे हैं वे भविष्य में बाढ़ या आपदा क्षेत्रों में मदद या दवाइयां पहुंचा सकते हैं। सैन्य और नागरिक रोबोटिक्स के बीच अंतर तेजी से घट रहा है, लेकिन इसकी सरलता दोधारी तलवार है। इसे बनाना और कॉपी करना आसान है। छोटे देश या उग्रवादी समूह भी जल्द ही अपने मशीनों के झुंड तैनात कर सकते हैं। नवाचार नियमों से तेज चलता है और तिलचट्टा इसका जीता जागता सबूत है। फिर भी उस जोखिम के भीतर एक अवसर छिपा है। यूक्रेन पर दबाव ने उसे नवाचार के लिए मजबूर किया और उसकी पुनर्प्राप्ति को भी तेज कर सकता है। युद्ध की मशीनें घर बना सकती हैं, बारूदी सुरंगें साफ कर सकती हैं और शहरों को जोड़ सकती हैं। यह विरोधाभास है कि विनाश से बनी तकनीक भविष्य में उतनी या ज्यादा जानें बचा सकती है जितनी उसने ली थीं। यूक्रेन दिखा रहा है कि आपातकाल और रचनात्मकता मिलकर क्या कर सकते हैं। ये मशीनें सिर्फ सामान या विस्फोटक नहीं ले जा रही, वे दिखा रहे हैं कि छोटी तेज टीमें बड़ी धीमी टीमों से बेहतर सोचती हैं, जबकि रूस अपने सिस्टम में फंसा है। यह शायद ही नवाचारपूर्ण है, क्योंकि फैसले लेने में समय लगता है और बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। हर नया यूक्रेनी आविष्कार एक प्रतिक्रिया को मजबूर करता है और वह प्रतिक्रिया अक्सर बहुत देर से आती है। इसी वजह से पहियों वाले एक साधारण रोबोट जैसी चीज भी इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। मामला सिर्फ इसके काम का नहीं, बल्कि इसकी जल्दी ढलने की क्षमता भी अहम है। सबके केंद्र में एक साधारण विचार है, होशियार लोगों को आजादी और साधन दो तो वे मायने रखने वाली चीजें बनाएंगे। यूक्रेन में यह विचार जीवित है। हर उस रोबोट में जो मिट्टी में रेंग रहा है, हर उस ड्रोन में जो ऊपर उड़ रहा है, और हर उस स्वयंसेवक में जो देर रात तक एक ऐसे डिजाइन को सुधारने में लगा है जो शायद कल किसी की जान बचा सके। कॉकरोच सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे और भी कई हैं। हर नया प्रोटोटाइप गति, मजबूती या अनिश्चितता में कुछ खास जोड़ता है। और हर बार रूस जब पकड़ने की कोशिश करता है तो वह और ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा संसाधन जला देता है। वही असंतुलन उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से यूक्रेन अभी मोर्चा संभाले हुए है, भले ही हालात कहें कि उन्हें ऐसा नहीं कर पाना चाहिए था। रूस ने तिलचट्टे को सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया। सस्ते तेज रोबोटों का झुंड जब युद्ध के मैदान को बदलता है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चुनौती सिर्फ खतरे पहचानने की नहीं, बल्कि उन्हें रोकने की है। कागज पर जवाब साफ दिखते हैं, सिग्नल जाम करो, रास्ते बंद करो, जाल बिछाओ और ज्यादा गश्त करो, लेकिन असलियत में इनमें से कोई भी तरीका टिकाऊ नहीं है। हर बार जब रूस कुछ नया आजमाता है तो यूक्रेन उससे भी तेज ढंग से खुद को ढाल लेता है, जिससे रूसी सेना लड़ाई को नियंत्रित करने के बजाय सिर्फ प्रतिक्रिया देती रह जाती है। जैमिंग तब तक अच्छा है जब तक आप नहीं जानते कि कॉकरोच फ्रीक्वेंसी बदल सकता है, बैकअप लिंक पर जा सकता है या थोड़ी देर खुद चल सकता है। भौतिक बाधाएं एक को धीमा कर सकती हैं पर बाकी को नहीं रोकती। माइंस और पेट्रोल कुछ मशीनें रोकते हैं, पर उनकी संख्या और रास्ता बदलने की क्षमता के कारण सुरक्षा व्यवस्था भरोसेमंद नहीं रहती। रूस के हर कदम के लिए यूक्रेन पहले से ही उसका जवाब तैयार कर चुका है। यह सिर्फ चालाकी नहीं है, यह लगातार है। तिलचट्टे को रोकना रूसी सेना को हार की ओर ले जाता है, क्योंकि हर जवाबी कार्रवाई में समय, पैसा और जनशक्ति खर्च होती है। आगे बढ़ने या अपनी स्थिति मजबूत करने के बजाय यूनिट्स उन मशीनों का पीछा करने में फंसी रहती हैं जिनकी कीमत एक गोले से भी कम है। यूक्रेन कुछ खो दे तो चलेगा, पर रूस लगातार पीछा नहीं कर सकता। यह असंतुलन सिर्फ उसी पल नहीं दिखता, बल्कि समय के साथ बढ़ता जाता है और धीरे धीरे नुकसान में बदल जाता है। जैसा बताया था, तिलचट्टा अजेय नहीं है। कई तो तोप के गोले या बदकिस्मती से मर जाते हैं। यह रणनीति का ही हिस्सा है। यूक्रेन ने इसे क्षरण के आधार पर बनाया है। मशीनें सस्ती, जल्दी बनती हैं और जोखिम के लिए बनी हैं, जिससे इंसानों को खतरा न हो। कुछ मशीनें खो जाएं तो योजना और मजबूत होती है। सरल डिजाइन ज्यादा टिकाऊ होता है। यही असली बदलाव है। हर रोबोट कुछ उपयोगी चीज लाता है। सामान या जानकारी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि रूसी सेना को बार बार रणनीति बदलनी पड़ती है।
वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रास्तों पर सोचते हैं और ऐसी सुरक्षा में निवेश करते हैं जो पूरी तरह काम नहीं करती। नवाचार लगातार आगे बढ़ता रहता है और युद्ध का मैदान उस पक्ष के पक्ष में झुकने लगता है जो प्रयोग करने के लिए तैयार है। रूस प्रतिक्रिया करता है, तब तक यूक्रेन आगे बढ़ चुका होता है। तिलचट्टा सिर्फ सामान नहीं, नियम भी बदलता है। अब सिर्फ बल प्रयोग काफी नहीं, हर कदम जोखिम भरा है, हर योजना का बैकअप जरूरी है, हर धारणा पर सवाल उठ सकते हैं। इन जिद्दी मशीनों ने सामरिक दबाव को रणनीतिक गति में बदला है और रूस अब भी पीछा करने की कोशिश कर रहा है। कॉकरोच का प्रभाव केवल आपूर्ति पहुंचाने, हमलों या युद्ध क्षेत्र की रणनीतियों तक ही सीमित नहीं है। कीव ने जो बनाया है वह सिर्फ युद्ध क्षेत्र का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह दुनिया के लिए एक संदेश है। सेनाएं वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक वे देख रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि युद्ध का भविष्य शायद उनके पास नहीं होगा जिनके पास सबसे बड़ा बजट है, बल्कि उनके पास होगा जो सबसे तेजी से खुद को ढाल सकते हैं। यूक्रेन ने साबित किया कि जीत अब बड़ी सेनाओं या टैंकों पर नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, फुर्ती और नवाचार पर निर्भर है। नाटो और उसके सहयोगियों के लिए ये ड्रोन रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप ऐसे युद्ध से कैसे निपटेंगे जहां सस्ती एक बार इस्तेमाल मशीनें कम लागत में लॉजिस्टिक्स या बख्तरबंद गाड़ियों को निष्क्रिय कर सकती हैं। अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि तेजी से नवाचार और विस्तार महत्वपूर्ण है। यह बदलाव सैन्य ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भी है। अगर छोटे विकेंद्रीकृत दल ऐसे हथियार बना सकते हैं जो बड़ी ताकतों के बराबर हों, तो खुद शक्ति का संतुलन भी बदलता रहता है। सीमित संसाधनों वाले देशों को नया प्रभाव मिलता है, जिससे संघर्ष की दिशा और उसमें भागीदारी बदल सकती है। दुनिया भर में सबक साफ है, इस नए युग में सबसे तेज हथियार कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि कल्पना है। आखिरकार कॉकरोच की कहानी असल में मशीनों के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है, उनकी प्रतिभा, उनकी दृढ़ता और पीछे हटने से इनकार करने के बारे में है। ये छोटे रोबोट इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यूक्रेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर रोबोट जो कीचड़ में रेंग रहा है वह एक बड़ी सेना के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। ये साधारण दिखते हैं, लेकिन इनका संदेश ताकतवर है। नवाचार की भावना यूक्रेन के लिए नई नहीं, ये उसकी इतिहास में बहती रही है। सदियों पहले स्टेपीज में घूमते कोसेक्स ने साम्राज्यों से लड़ते हुए भारी कवच की जगह गति और रचनात्मकता अपनाई। वे औजारों को हथियार बनाकर और जमीन की जानकारी से बड़ी ताकतों को हराते थे। अनुकूलन की प्रवृत्ति कभी नहीं गई, सिर्फ रूप बदला है। आज के इंजीनियर और ड्रोन ऑपरेटर उसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। अब वर्कशॉप और सर्किट बोर्ड ने काठी और तलवार की जगह ले ली है, पर सोच वही है। असीम शक्ति के सामने वे अपनी बुद्धि, फुर्ती और लचीलेपन पर निर्भर रहते हैं। तिलचट्टा चाहे साधारण दिखे, अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है। यह पुराने सच का नया रूप है। यूक्रेन की सबसे बड़ी रक्षा हमेशा उसकी यह क्षमता रही है कि वह दुश्मन की प्रतिक्रिया से भी तेज खुद को ढाल सकता है। अतीत और वर्तमान के बीच यह संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि दबाव में नवाचार करना देश की पहचान का हिस्सा है। आज जिसे तकनीकी प्रतिभा कहते हैं, वह सांस्कृतिक स्मृति भी है। हर युद्ध में आने वाला नया रोबोट विरोध और रचनात्मकता की पीढ़ियों पुरानी कहानी का हिस्सा है। उस कड़ी को समझना इस मशीन को अर्थ देता है। यह सिर्फ युद्ध का उत्पाद नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि असंभव परिस्थितियों में यूक्रेनी लोग हमेशा कैसे रहे हैं। सोचिए जरा, रूस के विशाल टैंकों, तोपों और मिसाइलों के भंडार को ऐसी मशीनें चुनौती दे रही हैं जिनकी कीमत एक सेकंड हैंड कार से भी कम है और जिन्हें एक गैराज में भी बनाया जा सकता है। यही असली बदलाव यहाँ हो रहा है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा या ज्यादा लोग हैं, वही अपने आप नहीं जीतता, बल्कि वही जीतता है जो जल्दी सीखता है और जल्दी ढल जाता है। इस समय यूक्रेन ही वह पक्ष है। हर कॉकरोच जो मिशन पूरा करता है, चाहे गोला बारूद लाना, घायल सैनिक को निकालना या लक्ष्य को मारना, यही साबित करता है रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता ताकत पर भारी पड़ती हैं। रोबोट साहस या रणनीति की जगह नहीं लेते, बल्कि इन्हें बेहतर बनाते हैं। ये इंसानों के कंधों से खतरा हटा कौशल और तेज सोच को हथियारों से अहम बनाते हैं। यही आज की आधुनिक जंग है। यह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि कल्पना भी है। वे सेनाएं जो असली समय में प्रयोग और सीख सकती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। अगर यूक्रेन घेराबंदी के दौरान ऐसी नवाचार कर सकता है, तो सोचिए शांति के समय में वह क्या कर सकता है। जो रचनात्मकता इन मशीनों को आगे बढ़ाती है, वही सब कुछ बदल सकती है। आखिरकार तिलचट्टा केवल एक रोबोट नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि अनुकूलनशीलता ही जीतती है और साहस, चतुराई और दृढ़ता सबसे छोटे खिलाड़ी को भी वह ताकत दे सकती है जो सब कुछ बदल दे।
भविष्य का कॉकपिट जेट नहीं बल्कि बेसमेंट में है, जहां जॉयस्टिक और बच्चा है जिसने सुबह 3 बजे बैटरी पैक सोल्डर किया। धन्यवाद।